गणेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RNAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में, जो कि भारत की एक प्रीमियर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रॉ को किस तरह से शुरू किया गया, क्या वो सर्कमस्टांसेस रहे कि रॉ को शुरू करना पड़ा और किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, इस वीडियो की जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात या बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रहने वाली है वो ये है कि हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रॉ के फाउंडर कौन थे। एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, पर जिनकी एक बहुत ही अहम भूमिका रही है भारत की सुरक्षा को मेंटेन करने में, और जिन्होंने RNAW को बहुत ही एक शानदार और मजबूत एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में खड़ा किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉ के गठन से पहले भारत की इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किया जाता था, जो कि भारत की सोल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसी हुआ करती थी, जो कि भारत की सारी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए जिम्मेदार थी, एज वेल एज भारत के सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए भी जिम्मेदार थी। पर दोस्तों, 1947 से लेकर 1968 तक, यानी कि रॉ के गठन तक, कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे बॉर्डर्स पर, कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे पड़ोसी देशों द्वारा, कुछ ऐसी गतिविधि होती है और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, हमारी गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें आवश्यकता है एक पूर्ण तरीके से एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन करने वाली एजेंसी का। तो दोस्तों, पहले आइए हम समझते हैं वो क्या इवेंट्स रहे जिसने रॉ के गठन का कारण बने। इसका पहला रीज़न है 1962 का सिनो इंडियन वॉर। दोस्तों, हम 1962 के सिनो इंडियन वॉर का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। 1962 के सिनो इंडियन वॉर जो है वो 1947 से लेकर 1962 तक इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे बॉर्डर क्लैशेस और घटनाएं होती रही। इनका कारण था कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज़ है, चाइना का कहना था कि वो उसके एरिया हैं, और इन्हीं दोनों एरिया से लेकर जो है बार बार रिफ्ट क्रिएट होती रही इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। कई बार बॉर्डर क्लैशेस भी हुई, दोनों तरफ पॉलिटिकल डायलॉग्स भी हुए। पर दोस्तों, 1962 आते आते ये स्थिति इस लेवल पर पहुंच गई थी कि 1962 में चाइना और इंडिया का वॉर हुआ। और 1962 के सिनो इंडियन वॉर से जो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस लेसन इंडिया ने सीखा वो ये था कि इंडिया के पास 1962 वॉर के अंदर जो है एडिक्वेट इंटेलिजेंस थी ही नहीं। हमारी इंटेलिजेंस ये पता ही नहीं लगा पाई थी कि चाइनीज़ आर्मी किस तरह से अटैक करेगी, ना हमारी इंटेलिजेंस हमें इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे पाई थी। जो 1962 के वॉर के अंदर इंडिया के लिए मेजर एक सेटबैक था वो था कि हम प्रिपेयर ही नहीं थे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। दूसरी तरफ हमारी इंटेलिजेंस इस तरह भी हमें बताने में फेल रही कि चाइना के जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या सीधे वॉर का एक्शन ले लेंगे, ये हमारी इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाई थी, या जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है वो पूरी तरह एक वॉर का रूप ले लेगी। और 1962 का लेसन 1962 का वॉर इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से भारत को एक बहुत ही जो है एक पॉइंट देकर गया कि हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की आवश्यकता है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों पर नज़र रख सके और भारत की सुरक्षा के लिए काम कर सके। दोस्तों, दूसरा एक कारण जो रहा, जो इसका दूसरा कारण था वो था 1965 का इंडो पाक वॉर। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ उसका कारण था 1947 से ही, यानी इंडिपेंडेंस से ही, पाकिस्तान का जो एक हॉस्टाइल बिहेवियर था हमारे जम्मू कश्मीर रीजन को लेकर, और कहीं ना कहीं वो बार बार उसमें इंट्रूजन करना चाहता था और उसे अपने कब्जे में करना चाहता था, जिसके लिए उसकी तरफ से कई बार कोशिशें की गई। ऑपरेशन जिब्राल्टार लॉन्च किया गया, उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया गया, जिसमें वो बार बार कश्मीर के रीजन में इंट्रूजन कर कश्मीर में आतंकवाद फैलाना चाह रहा था। कश्मीर के अंदर जो है घुस करके कश्मीर के जो भारत का रीजन है कश्मीर, उस पर कब्जा करना चाह रहा था। और इन्हीं गतिविधियों के चलते 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ, और 1965 का इंडो पाक वॉर और 1962 का इंडो चाइना वॉर, ये दोनों ही जो है एक मेजर कारण बने जाकर के रॉ के गठन का, क्योंकि इन दोनों ही वॉर्स ने हमें एक बहुत जो है मेन पॉइंट ये समझने के लिए दिया कि हमें एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत है, जो कि हमारे पड़ोसियों, हमारे दोस्तों और हमारे दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर जो है उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सके
सके, उनके लिए इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सके और उनमें जा कर के अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रन कर सकें। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के चलते 1968 के अंदर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। और इसी तरह 1968 में जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ का। रॉ एक ऐसी संस्था बनाई गई जो यूजुअल रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी को कट करते हुए डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो स्ट्रक्चरिंग थी वो एक सेक्रेटरियल बेसिस पर की गई, जिसी कारण से जो उसका हेड होता है उसे सेक्रेटरी रिसर्च कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। रॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा 1971 के इंडो पाक वॉर के अंदर, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर लड़ा गया उसमें आखिर में पाकिस्तान को हार कर इंडिया को सरेंडर करना पड़ा, जिसमें 93,000 सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, और साथ ही बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। इसके अंदर ही रॉ का बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है, और जो उनकी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी गई वो बहुत ही सफल रही। एक तीसरा ऑपरेशन भी है जिसके बारे में शायद कम लोग जानते होंगे, जो कि एक बहुत सफल ऑपरेशन हो सकता था पर नहीं हुआ। वो ये था कि जब पाकिस्तान ने अपनी एक न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए काठवा के अंदर फैसिलिटी खोली थी पाकिस्तान के अंदर, तो रॉ वहाँ पर भी घुस गया था और उस पूरे ऑपरेशन को साबोटाज करने वाला था। पर हमारे एक पॉलिटिशियन की बहुत ही मूर्खता भरी भूल की वजह से वो ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया। पर वो भी रॉ की सक्सेस थी कि वो पाकिस्तान का जहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा था उसको इतना डीप लेवल तक पेनिट्रेट कर चुका था कि हमें लोकेशन पता थी और हमारे पास सारी डिटेल थी उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो रॉ ने अपने गठन से ही बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए और एक बहुत ही शानदार और मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फाउंडर के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के डिस्कशन में ही कहा था, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस महान शख्सियत के बारे में जिनका नाम है श्री RN काओ या श्री रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें प्यार से उनके दोस्त और घर वाले राम जी भी कहते थे। RN काओ या रामेश्वर नाथ काओ जी ही वो इंसान है जिन्होंने RNW को फाउंड किया और भारत की एक मजबूत और बहुत ही शानदार एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में के रूप में खड़ा किया। तो दोस्तों RN काओ या रामेश्वर नाथ काओ का सफ़र शुरू होता है 1918 में बनारस से, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और फिर आगे जाकर उन्होंने हायर एजुकेशन लेने के बाद 1940 में सिविल सर्विसेज क्रैक करके इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन किया। और लेकिन जब 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तब इंटेलिजेंस ब्यूरो को इंडियन नीड्स के हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, क्योंकि उससे पहले वो ब्रिटिश नीड्स को कैटर कर रहा था। तो उसका जो मेन मैंडेट था वो था इंडियंस पर नज़र रखना, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर नज़र रखना। पर जैसे ब्रिटिशर से हमारी इंडिपेंडेंस हुई और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो जो उसके चीफ थे BN मलिक, उन्होंने श्री रामेश्वर नाथ काओ को डेप्यूटेशन पर बुलाया इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। और रामेश्वर नाथ काओ का सफ़र इंडिपेंडेंस से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो है शुरू हो गया, और वो चला 1968। और 1962 के अंदर जो है RN काओ साहब को ARC या एविएशन रिसर्च सेंटर का चीफ बना दिया गया था। एविएशन रिसर्च सेंटर का मेन मैंडेट उन दिनों में था कि एरियल रेकी के थ्रू जो है टेक्निकल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, एरियल इमेजरी को कलेक्ट करना और उसके थ्रू इंटेलिजेंस गैदर करना। तो 1962 से 1968 तक यानी कि रॉ के गठन तक राव साहब ARC में रहे, और 1968 के अंदर जो है भारत की सरकार ने फाइनली डिसीजन लिया और काओ साहब को जो है रॉ का चीफ नियुक्त करते हुए रॉ का गठन किया गया। और काओ साहब ने जो है 9 साल एज ए रॉ के चीफ सर्व किया। काओ साहब ने अपने टर्म के अंदर इस तरह रॉ को एक बहुत ही मजबूत और शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में खड़ा किया। और ये जो उनका टर्म था इसमें उन्होंने कुछ बहुत ही शानदार ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया, कुछ बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिनमें से कुछ के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। बात करें काओ साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में तो कहा जाता है कि वो एक बहुत ही हम्बल और एक शाय इंसान थे, और इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद, इतने सक्सेसफुल उन्होंने एक एजेंसी को, एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के बाद, बिल्ड करने के बाद भी कहा जाता है कि वो हमेशा ही एक बहुत हम्बल इंसान थे, जिसके बारे में एक किस्सा भी बताया जाता है कि काओ साहब एक बार रॉ के ही किसी इवेंट में गए थे जहाँ पर रॉ के चीफ भी आने वाले थे। रॉ के चीफ किसी काम में अटक गए, इस वजह से उन्हें देरी हो गई, और जब वो कुछ देर बाद वहाँ
वहाँ पहुँचे तो काओ साहब ने उनके पास जाकर कहा कि चीफ़ शुक्रिया, आप आ गए तो अब मैं जा सकता हूँ। जिस पर चीफ़ ने कहा कि सर आप तो कभी भी जा सकते थे, क्योंकि काओ साहब तो रॉ के फाउंडर थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। जिस पर काओ साहब ने कहा कि सर जब तक चीफ़ नहीं आता तब तक मैं नहीं जा सकता था। इस तरह के हम्बल और प्रोफेशनल इंसान थे काओ साहब, और इस तरह उन्होंने RNDW के अंदर हमेशा ये एक डेकोरम और ये जो प्रिंसिपल है इसी पर RNDW की जो है नींव रखी। काओ साहब को NSG के गठन के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। साथ ही साथ काओ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आज तक पब्लिकली सिर्फ 3 बार फ़ोटोग्राफ किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी रॉ के गठन की, जिन स्थितियों में उसका गठन हुआ और उसके फाउंडर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर अपने विचार पेश करें। धन्यवाद।